हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसके अंदर हमने मुख्य दो टॉपिकों की बात कर ली है। पहला है इतिहास का परिचय और दूसरा टॉपिक है अपने पाषाण काल। इन दो टॉपिकों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। अब हम सिंधु घाटी की ओर चल रहे हैं और उसके अंदर भी हमारे कुछ वीडियोस हो गए हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरी बात करेंगे उनके अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन के अंदर हम पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, शिल्पकला और धातु। इसके बाद में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, कि किस प्रकार से उनकी लिपि थी, कौन कौन सी वहां पर भाषाओं का प्रयोग होता था, कौन सी भाषा किस प्रकार से लिखी जाती थी, उसके किस प्रकार से वर्णमाला थी, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मणि मूर्तियों की। इसके बाद में मुख्य बात आएगी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, कि इतनी विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पतन किस प्रकार हो गई। क्योंकि उनकी अगर नगर नियोजन देखे, उनकी अगर जल निकासी प्रणाली देखे, उनकी अगर सड़क व्यवस्था देखे, उनकी अगर इकोनॉमिकल सिस्टम देखे, उनका अगर सामाजिक जीवन देखे, उनका धार्मिक जीवन देखे, तो इस प्रकार से प्रगाढ़ था, इस प्रकार से मजबूत था, एक स्ट्रक्चर बना था, एक ढांचा बना था। और उस मजबूती ढांचे के बाद बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से पतन की दर पर गई, उसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिसके कारण उसे सिंधु घाटी सभ्यता पतन हुई, वो आज तक नहीं चली। उसके बाद में वैदिक आई। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। और उससे पहले सबसे पहली क्लास में मैंने आपको कहा था कि इतिहास एक असामंजस्य का विषय है। इतिहास एक असामंजस्य का विषय है जिसके अंदर अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं और हमें गलत और सही दोनों मतों पर चर्चा करनी है। गलत और सही दोनों मतों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए सभी का स्वागत है, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा, आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन। तो चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब चलिएगा धार्मिक जीवन की ओर, किस प्रकार से उसके धर्म की, रिलीजन की व्यवस्था लागू हुई थी। अब हमारे यहाँ पर वर्तमान में क्या है, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अलग अलग समुदाय है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, सभी के अपने अपने कुल देवता हैं। उन कुल देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी मंदिर थे, मस्जिद थे, गिरजाघर थे? क्या उस समय भी मंदिर व्यवस्था थी? क्या मंदिर के अंदर मूर्ति व्यवस्था थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति व्यवस्था रखी हुई थी? अगर मूर्ति थी तो किस देवता की पूजा करते थे? अगर पूजा किस देवता की करते थे, हमें किस आधार पर अवशेष मिले हैं, हमें किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल ये थे? स्थलों के अंदर, इस स्थल के अंदर इस देवता की पूजा होती थी। क्या सभी के अंदर समान देवता थे या फिर अलग अलग स्थलों के अलग अलग देवता थे? तो इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, सभी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अपने मन के अंदर सभी डाउट है वो सभी क्लियर करेंगे। तो चलिएगा, हम कह सकते हैं कि पुरा स्थलों के अवशेष के आधार पर, हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पुरुष देवता की, मातृ देवी, पुरुष देवता, लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। देखिएगा कि मातृ देवी, पुरुष देवता, आद्य देव, इसे प्रोटोशिव कहते हैं। आद्य शिव, मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम एक पॉइंट लिखते हैं कि पुरा स्थलों के अवशेष के आधार पर, कि पुरा स्थलों के अवशेष के आधार पर, पुरा स्थलों के अवशेष के आधार पर, पुरा स्थलों के अवशेष के आधार पर
कौन कौन से देवता थे? मातृ देवी, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी, पुरुष देवता, पुरुष देवता, पुरुष देवता, जिसे मार्शल ने क्या कहा है? आद्य शिव का है, आद्य शिव, आद्य शिव। और लिंग, लिंग, योनि, योनि, लिंग, योनि और विभिन्न प्रकार के ये देवता थे। अब देखिएगा मुख्य बात क्या आती है अपने सामने मुख्य बात आती है, वहां पर वृक्षों की भी पूजा होती थी, वृक्षों की। अब देखिएगा, अब अपने सामने कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, पुरातन स्थलों के अवशेष के आधार पर कह सकते हैं वहां पर मातृ देवी की पृथ्वी देवी, मातृ देवी को पृथ्वी देवी का है। किसने कहा है भैया? मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। अब देखिएगा, मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है सर्वाधिक संख्या में, तब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी पृथ्वी देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी को धरती हमारी माता है। हम कह सकते हैं ये संकल्प उस समय भी रही होगी, क्योंकि मातृ देवी की इतनी ज्यादा पूजा होती थी, इतनी प्रतिमाएं मिली है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी हमारी माता है। ये संकल्पना उस समय भी रही होगी। समझ में आया? ऋग्वेद में ये ऋग्वेद के अंदर है ये धारणा है कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसकी संतान हैं। तो क्या ये उसके अंदर थॉट प्रोसेस था सिंधु भाषियों के अंदर कि पृथ्वी देवी की पूजा करते थे? पुरुष देवता, मैंने आपको एक चित्र बनाया था, पुरुष देवता आद्य शिव, लिंग, योनि, वृक्ष की पूजा करते थे। मेरी बात सुनिएगा, मुख्य बात है लिंग पूजा सर्वप्रथम किसने? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने शुरू की है। किसने? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने लिंग पूजा सर्वप्रथम शुरू की है। किस जाति ने? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने सर्वप्रथम लिंग पूजा की शुरुआत की है। सर्वप्रथम लिंग पूजा की शुरुआत किसने की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने सर्वप्रथम की है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आद्य शिव, प्रोटो शिव किसने कहा है भैया? पुरुष देवता को आद्य शिव किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। इसे क्या कहा है? आद्य शिव। मैं आपको उसकी फोटोज दिखाता हूं, देखिएगा, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूं, देखिएगा उसकी फोटो कैसी है, आद्य शिव की फोटो कैसी है। ये रही हमारे आद्य शिव की फोटो। देखिएगा इसके अंदर 1, 2 और ये 3 सिंह है, 3 सिंह बने हुए हैं। प्रोटो शिव, आद्य शिव की बात करता हूं, पुरुष देवता की बात करता हूं। देखिएगा 3 सिंह बने हुए हैं, ये 3 सिंह बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक जीव है, यहां पर एक और जीव है, यहां पर जीव है, एक यहां पर और है। देखिएगा आगे सूंड बनी हुई है, ये यहां पर एक और है भैया, यहां पर ये देखिएगा ये बैठा हुआ है, यहां पर एक और जीव है। अब इन सभी की चर्चा करेंगे कौन सा जीव है, कौन सा नहीं। देखियो मेरे दोस्त, और यहां पर कुछ 2 और जीव है, यहां पर ये कुछ 2 और जीव है। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से जीव रहते थे, यहाँ पर कौन कौन से जीव थे। देखिएगा भैया ये क्या है? ये हाथी है। ये क्या है? हाथी है। ये क्या है? शेर। आप क्या? चीता, ठीक है। ये क्या है भैया? ये भैंसा। ये क्या है? भैंसा। ये क्या है? गेंडा। 1 और 2 क्या है? हिरण। 1 और 2 हिरण। ये क्या है? 3 सिंह बने हुए हैं, 3 सिंह बने हुए हैं। और यहाँ पर सिंधु लिपि से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंधु लिपि से कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा सिंधु लिपि है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है।
जो आज तक पढ़ा तो गई नहीं है, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं भाई क्या लिखा है। लेकिन यह मूलतः इनकी तस्वीर थी कि ये भैया शिव भैया बैठे हैं ये, और इनके घुटनों पर, यहाँ पर घुटनों पर हाथ रखे हैं, तो कह सकते हैं प्रार्थना की स्थिति है में। और ये अब समझ में आया आपको, समझ में आया कि यहाँ से गेंडा, भैंसा, हाथी, शेर मतलब चीता, हाथी और चीता, यहाँ पर दो हिरण है, एक और दो हिरण है, समझ में आया, दो हिरण है, तीन सींग बने हुए। तब कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष देवता आद्य शिव प्रोटो शिव की पूजा की जाती थी। समझ में आया। अब देखिएगा, अब देखो ये हमने पढ़ा था पीछे, अभी कहा गया भाई, ये तो देखिएगा जॉन मार्शल निश्चय क्या है, प्रोटोशिव का है। जॉन मार्शल निश्चय क्या का है, प्रोटोशिव का है। पृथ्वी देवी की पूजा की जाती थी, पुरुष देवता और लिंग पूजा, सर्वप्रथम लिंग पूजा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति ने शुरू की है। सर्वप्रथम लिंग पूजा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति ने शुरू की है। तो सबसे पहले इन देवताओं को ध्यान रखना कि कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, उसके अंदर किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था रही थी। अब देखो सबसे ज्यादा पूजा मातृ देवी की, यहां पर लिखते हैं सबसे ज्यादा पूजा किसकी की जाती थी, मातृ देवी की जाती थी। अब मोहनजोदड़ो में ये मिली है, मोहनजोदड़ो में प्रोटो शिव आद्य शिव की मूर्ति मिली है, जिसके अंदर तीन सिंह हैं। अब तीन सिंह बने हुए हैं, हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, ये प्रमुख जीव थे। सामने दो हिरण बैठे थे, और इस प्रकार की स्थिति में यानी कि प्रार्थना या मौन धारण किए हुए बैठे थे। सर पे तीन सिंह बने हुए। ऊपर की स्थिति में सर के ऊपर जस्ट यहाँ पर लिखा है सिंधु लिपि युक्त कुछ अक्षर लिखे हैं, जिसे आज तक कोई पढ़ा तो गया नहीं है। प्रयास बहुत लोगों ने किया है, भारत का भी एक व्यक्ति गया है, उसने भी प्रयास कर दिया है, लेकिन सफल नहीं हुआ, यानी कि सिंधु लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। समझ में आया ना। ओके, अब आपको मातृ देवी की एक प्रतिमा दिखाता हूं। मातृ देवी की प्रतिमा कैसे थी, कि मातृ देवी की प्रतिमा, ये मातृ देवी की प्रतिमा थी। अब देखो मातृ देवी की प्रतिमा कैसी थी, ये प्रमुख मातृ देवी की प्रतिमा थी। सबसे ज्यादा ये मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ शतात्मक बताया है, और धार्मिक रूप से मातृ देवी की सर्वाधिक पूजा होती थी। मातृ देवी की सर्वाधिक पूजा होती थी। मातृ देवी की सर्वाधिक पूजा होती थी। सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। अब आपने मातृ देवी की प्रतिमाएं देख ली है कि इस प्रकार की मातृ देवी की प्रतिमा बनी हुई थी भैया, इस प्रकार की मातृ देवी की प्रतिमाएं बनी हुई थी। अब चलिएगा वापिस अपने इसी पेज की ओर। ये मातृ देवी की सर्वाधिक पूजा की जाती थी। समझ में आया ना। अब देखिएगा हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। देवी मानकर पूजा करते थे। उर्वरता की देवी को, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर, उर्वरता यानी कि कृषि क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में, तभी आपको पता है वहां पर अन्नागार मिले हैं।
तो अन्नागार कृषि व्यवस्था की ओर इंगित करता है, समृद्ध कृषि व्यवस्था की ओर इंगित करता है। समझ में आया? अब देखो, पुरा स्थलों से अवशेष पर आधार कह सकते हैं। मातृ देवी, पृथ्वी देवी, पुरुष देवता, आद्य शिव, लिंग योनि और वृक्ष की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा यानी ये प्रकृति पूजक भी थे, ये प्रकृति पूजक थे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, प्रकृति पूजक। अब एक बात नोटेड की आपने, वर्तमान में लोग कह रहे हैं पेड़ लगाइएगा, वर्तमान में लोग कह रहे हैं पेड़ लगाइएगा, लेकिन क्या सिंधुवासी उस समय में भी पेड़ पर इतना विश्वास करते थे, प्रकृति के इतने पूजक थे कि उन्होंने अपने पूज्य रूप में, अपने देवता के रूप में किसको शामिल किया है? वृक्षों को शामिल किया है, प्रकृति को शामिल किया। तो क्या हमसे वो इतने विकसित थे कि हम आज भी वृक्ष नहीं लगाते हैं? उस समय में भी प्रकृति की पूजा करते थे। अब देखो उनकी सोच, देखो विकसित, देखो कि उस समय में भी वो प्रकृति की पूजा करते थे। हम आज भी पेड़ नहीं लगाते, वो उस समय में प्रकृति की पूजा करते थे। कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है हम में और उनमें। वो कितने सभ्य लोग थे। सभ्य हम भी है, अपनी जगह हम भी सभ्य है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथियों, ये बात नोटेट करो कि उस समय वो प्रकृति पूजा करते थे। आज से कितने साल सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखते हैं, 2350 से 1750 बीसी बताते हैं। 2350 से 1750 बीसी उसका समय है। उस समय में भी प्रकृति के पूजक थे। आज लोगों को अभियान करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, पेड़ बचाओ, जल बचाओ। क्या उस समय आंदोलन हुआ करते थे? नहीं। उनके अंदर खुद की एक सोच विकसित थी, उसके अंदर खुद की एक सोच थी कि किस प्रकार से प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को पूजा करनी है, तो प्रकृति अपना साथ देगी। नहीं तो प्रकृति का विक्रोध, प्रकृति का विस्फोट हम झेल नहीं पाएंगे, उसका अभिशाप, उसका श्राप हम झेल नहीं पाएंगे। समझ में आया? इसलिए पेड़ लगाइएगा, प्रकृति की पूजा जरूरी है। अब देखो यहां पर एक मेरा चित्र बनाता हूं, मैं आपको एक चित्र बनाता हूं। ये चित्र है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये चित्र है। ये थोड़ा मिस हो गया भैया, रिपीट बना दें, तो डबल लाइन वाला बनाना है ना। ये स्वास्तिक पूजा, मुख्य पॉइंट है, लिख देना, याद रखना। स्वास्तिक पूजा, स्वास्तिक पूजा, स्वास्तिक पूजा, अपने इसे आम भाषा में कहते हैं साख्य। स्वास्तिक पूजा होती थी और इसका जो अवशेष है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हैं स्वास्तिक पूजा के। स्वास्तिक चिन्ह मिला है मोहनजोदड़ो से, स्वास्तिक चिन्ह मिला है मोहनजोदड़ो से। समझ में आया? स्वास्तिक पूजा होती थी उस समय, प्रकृति की पूजा होती थी, पृथ्वी की पूजा होती थी, माताओं की पूजा होती थी। समझ में आया? वो लोग कितने सभ्य थे, कितने धर्म के प्रति प्रगाढ़ थे, फिक्स थे उनके कि पृथ्वी की, प्रकृति की, साक्ष्य की पूजा करनी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था थी। आपको समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। स्वास्तिक के साथ में हम कह सकते हैं चक्र, और चक्र ये सूर्य पूजा के प्रतीक थे, सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक व चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे, यानी कि वो इष्ट अनादि देवता, इष्ट अनादि देवता आदिकाल से ब्रह्मा थे, लेकिन वो एकमात्र सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की, सूर्य देवता पूजा हम भी करते हैं, जल अर्पण करते हैं, लेकिन उस समय में भी सूर्य की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों आपको समझ में आया? अब देखिएगा, अब आज की सबसे विकट परिस्थितियां हैं, आज की सबसे विकट बात हम कह सकते हैं पशु बलि। क्या हमारे यहाँ पर पशु बलि दी जाती है? क्या हमारे पर आपने कभी वर्तमान में अभी पशु बलि के बारे में चर्चा की है कि आपने देखा है कि किस प्रकार से एक पशु बलि दी जाती है? मेरे दोस्त, पशु बलि क्या होती है उसके बारे में आप क्या जानते हो? उसके बारे में आप क्या जानते हो कि एक पशु होता है, उसे अपनी आराध्य देवता या देवी के सामने लाकर रखते हैं, मुहूर्त देखकर उसकी गर्दन काटते हैं और उसका रक्त है उस माता के, उस देवता के चरणों में चढ़ाते हैं।
कि वो माता प्यासी है, वो खून की प्यासी। अबे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भक्तगण, अगर माता खून की प्यासी है तो कैसी खून की प्यासी माता है, उसे पशु, एक निर्जीव, एक बिना किसी उसके अपराध के निरपराध व्यक्ति को, प्राणी को, सजीव को मारा दिया जाता है सभी के सामने, और उस पर जश्न मनाया जाता है, जो से जयकारा बोलते हैं कि हमने इसे मार दिया है, पशु बलि दे दिए, हमारी माता खुशी हो गई, हमारी माता खुश हो गई। मेरे भाई, पशु बलि सबसे बड़ी विकट है उस समय, सबसे बड़ी। अगर मैं अपने हिसाब से कहता हूं कि पशु बलि उस समय की सबसे अगर कह सकते हैं उसका नेगेटिव पॉइंट है ना, वो पशु बलि है। समझ में आया? पशु बलि वहां की पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि के प्रमाण मिले हैं, पशु बलि के प्रमाण मिले हैं, पशु बलि के भी प्रमाण मिले हैं, पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। अब समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। मुख्य एक दो और चीज है, देख लीजिएगा कि पवित्र पक्षी कौन कौन से भैया? पक्षी में बत्तख। पवित्र पशु कौन सी थी भैया? बेल। पवित्र पक्षी हो गया, पशु हो गया पेड़ कौन सा है मेरे भाई? पीपल का वृक्ष था। आज भी हम पीपल पूजा करते हैं, लेकिन उस समय में भी पीपल पूजा हुआ करती थी। बत्तख पवित्र पक्षी था और पवित्र पशु बैल था। पक्षियों की, पशुओं की, प्रकृति की, पेड़ों की, पृथ्वी की, सभी की पूजा करते थे, सूर्य की। उन्होंने जिन लोगों की, जिन देवताओं की, जिन चीजों की पूजा की है ना, वो सब हमें पूजा करनी पड़ती है। सूर्य की पूजा करते हैं हम। सूर्य आज तेज तपता तो कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकोप है। प्रकृति हमें अभिशाप दे रही है, प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। कारण क्या है? हमने प्रकृति का अंधाधुंध किया है, पूजा नहीं की है। उन्होंने पूजा की है तो प्रकृति ने उनका साथ दिया, उन्हें अन्न भंडार दिए, उन्हें हर प्रकार की समृद्धि दी। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, उन्होंने नई खोज की, तांबा, टिन, कांसा बनाया। तो देखिएगा उसकी नियोजन, उसकी व्यवस्था देखिएगा, प्रकृति का साथ ही तो है। आज भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, ओले गिरते हैं, बिन मौसम बारिश होती है। हमने बम बना दिए, हम मनुष्य नहीं बन पाए। हमने बम बना दिए, विश्व के सबसे खतरनाक बम, एटम्स बम, परमाणु बम बना दिए, लेकिन हम एक इंसान नहीं बन पाए, उनके जैसा इंसान नहीं बन पाए। उन्हें हथियार नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी चीज है हथियारों का कम मिलना, यानी कि शांति प्रिय थे। कैसे थे भैया? शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। क्या उसके वहां पर नहीं चला? क्या उनके शांति व्यवस्था से नहीं चला? क्या उनके बिना हथियार नहीं चला? हमारे क्यों नहीं चलता है? हमने एक वैर भाव, हमने एक आपसी कटुवाणी, आपसी द्वेष पैदा कर दिया है, वो हमारे नहीं चल रहा है। हमें अभी बम, परमाणु बंदूकें, विभिन्न प्रकार के राइफल्स, विभिन्न प्रकार के यान, विभिन्न प्रकार के मिसाइलें बनानी पड़ रही हैं। किस कारण? कह सकते हैं कि तुमने अगर हम पर अटैक करने की, हमारे अंदर घुसने की कोशिश की, तो हमारे सबसे बड़े इस बड़े इस बम को आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। देखिएगा, विश्व युद्ध भी हो गए हमारे। तो समझ में आया ना आपको कितना विकट है? प्रकृति का अपने साथ है अभिशाप है, ये खुद जान लीजिएगा आप, ये आप खुद जान लीजिएगा। अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की ओर, चलते हैं कि किस प्रकार के उनका आर्थिक जीवन था, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन था, उनके आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। मुख्य आर्थिक व्यवस्था के आधार कौन कौन से थे? हम आधार कह सकते हैं, आधार में हम कह सकते हैं कृषि थी भैया, कृषि थी, और क्या था? कृषि थी, पशुपालन था,
सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, आंतरिक व विदेशी व्यापार, आंतरिक व विदेशी व्यापार, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आजीविका के अर्थव्यवस्था के स्रोत थे। तो मेरे भाई एक बार नोटेट करना, प्रमुख साधन था, प्रमुख आधार कृषि था, प्रमुख आधार कृषि था। और अगर ये प्रसिद्ध हुई है, ये प्रसिद्ध किसके कारण हुई है? प्रसिद्ध हुई है व्यापार के कारण, व्यापार के कारण। दो चीजें याद रखना, दो चीज नोट कर देना कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य प्रमुख आधार क्या था? कृषि था, प्रमुख आधार क्या था? कृषि था। जबकि आंतरिक व विदेशी व्यापार में, व्यापार मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल व्यापार था, वो सबसे क्या था? प्रसिद्ध व्यापार था। ये व्यापार किसके कारण हुई है? प्रसिद्धि किसके कारण उसे मिली है? इसे सिद्धि किस कारण मिली है? तो व्यापार के कारण मिली है। प्रमुख आधार क्या था? कृषि था। पूछ सकते हैं छोटा क्वेश्चन, ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं छोटा क्वेश्चन, ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं अपने कृषि की ओर, अब हम चलते हैं अपने कृषि की ओर। तो मेरे भाई देखिएगा, उस समय कृषि व्यवस्था किस प्रकार से थी? उस समय कृषि व्यवस्था किस प्रकार से थी? सबसे पहले मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं। मेरे भाई आप ये बताइएगा, कृषि किससे होती है? कृषि किससे होती है? कि हल से, हल से। हल एक शब्द है, हल एक हथियार नहीं है, हल एक औजार नहीं है। हल क्या है? हल कृषि क्षेत्र में कृषि को, खेत को खुदाई के लिए, खेत को खुदाई के लिए, हम क्या हार्वेस्टिंग के लिए हम कह सकते हैं हल उपयोग होता था। वर्तमान में तो भैया लोहे के वगैरह उसके यूज होते हैं, वो भी मशीनरी होते हैं। उस समय क्या होता था? उस समय हलों का प्रयोग होता था। लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी हल के साक्ष्य, हल के प्रमाण नहीं मिले हैं। एक भी हल के प्रमाण नहीं मिले हैं, एक भी हल के प्रमाण नहीं मिले हैं। आप कहते हो भैया कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हलों से वो कृषि करते थे, दूसरी बात आप बता रहे हो कि वहां पर किसी भी प्रकार की हल व्यवस्था नहीं मिली है, हल के साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि हलों से की जाती थी? हाँ मैं कहता हूं हलों से की जाती थी, प्रमाण नहीं मिलते। किस आधार पर कह सकते? आधार भी बताता हूं। आधार, पहला आधार है बनवाली। मैंने आपको स्थल बनवाली की पूरी जानकारी बताई थी, उसके अंदर बताया था कि खिलौने के रूप में हल किया करती, कि खिलौने के रूप में हल किया करती, कि खिलौने के रूप में हल किया करती, खिलौनों के रूप में हल की आकृति, हल की आकृति मिली है, खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है। तो भैया खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं? क्या बच्चे खेलते थे? क्या बच्चे खेलते थे तो बड़ा क्यों नहीं मिला? कि अगर हल होते थे तो बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, तो उनके अंदर कृषि होती थी, तो कृषि के लिए एक तो हल था नहीं, तो हल थे, तो कह सकते हैं संभवतः, वो संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। अब लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि व्यवस्था थी? कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कृषि करते थे। हाँ मैं कहता हूं कृषि करते थे। किस आधार पर कह सकते हैं? अपना एक स्थल है, ले आओ स्थल को। अपना एक स्थल है कालीबंगा, अपना एक स्थल है कालीबंगा। अब ये तो अपना ही है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर यहाँ सरस्वती नदी के किनारे। खोज किसने की है? अम्लानंद घोष ने की है। उत्खनन किसने किया है? बीबी लाल एंड बी के थापर ने इसका उत्खनन किया है। तो कालीबंगा एक स्थल है जिसके अंदर क्या मिला है, देखिएगा। पहली, प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य, प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य।
तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो हल क्यों नहीं मिला? हल लकड़ी के थे, खेत के साक्ष्य। और भैया कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से मुख्य चीज मिली है दोहरी फसल। आप कहेंगे दोहरी फसल क्या था, दोहरी फसल का क्या लफड़ा है? तो देखिएगा, दोहरी फसल क्या होती थी? एक बड़ी फसल एक छोटी फसल दोनों एक साथ में बोते थे ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। अपने लाभ कमाने के लिए उसके पास में तकनीक की थी कि एक समय में दो अलग अलग फसलें एक ही खेत के अंदर बो दिया जाता था, बोते थे। तो दोहरी फसल शाही कालीबंगा से मिली है। और क्या मिला है भैया? और क्या मिला है? आपके आधार पर कह सकते हैं कि कृषि मिली है। हम देखिएगा, अब मुख्य चीज अपने सामने आती है कि उसके अंदर ये नवंबर के महीने में बाढ़ के पानी उतर जाता था, कि बाढ़ का पानी उतर जाता था। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल बोते थे। तो भैया काटते कब थे? काटने के लिए अप्रैल महीना था। काटते कब थे? अप्रैल माह में फसल काटते थे। अप्रैल माह में फसल काटते थे। तो मेरे भाई आप ये बता दीजिएगा कि कृषि तो इससे की जाती थी हलों से। हलों के साक्ष्य भी मिले भैया, बनावली से खिलौने के रूप में मिले, तो हम कह सकते हैं संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में फसल कटाई होती थी? तो भाई आधार तो है भाई, फसल थी तो कटाई होती थी। किससे होती थी? कौन सा औजार उपयोग में लिया जाता था? पत्थर का हंसिया। आप कहेंगे हंसिया, क्या वो हंसता था, लाफिंग था? नहीं भैया, हंसिया इस प्रकार का बना होता था। हंसिया इस प्रकार का बना था, पत्थर का बना था। इसके अंदर यहां पर धार हुआ करती थी। इसके अंदर यहां पर धार हुआ करती थी और ये हत्ता था, ये पकड़ने का काम आता था। ये पत्थर का हंसिया आज की भाषा में हम कह सकते हैं, आज की भाषा में इसे अपनी अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द कहते हैं। तो पत्थर का हंसिया ये प्रयोग होता था। देखो हल मिले हैं, प्रमाण नहीं मिले। बनावली जो खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली, संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। दोहरी फसल मिली है। और नवंबर के महीने में फसल बोते थे और अप्रैल माह में फसल काटते थे। काटते किससे थे? पत्थर के हंसियों से खेती की फसलों की कटाई की जाती थी। कौन कौन से फसल मिले हैं देखिएगा, चर्चा करते हैं, आइएगा। कौन कौन सी फसल मिली है? 9 प्रकार की फसलें मिली हैं। 9 प्रकार की फसलें मिली हैं। 9 प्रकार की फसलें कौन कौन सी भैया? देखिएगा, चावल, गेहूं, जौ, तिल, खजूर, तरबूज, मटर, राई, कपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जाबाज सैनिकों कि चावल और गेहूं की कितनी किस्में? गेहूं की 3 किस्में मिली है। गेहूं की 3 किस्में मिली है। जौ की कितनी किस्म मिली है? जौ की 2 किस्में मिली है। कभी कभार छोटा क्वेश्चन पूछ ले कितनी किस्म मिली है? चावल, गेहूं, जौ, तिल, खजूर, तरबूज, मटर, राई, कपास। ये प्रमुख फसलें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, फसल बोते थे। अब इसके अंदर चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास थे। गेहूं की 3, जौ की 2 किस्म मिली है और इसके अंदर कपास था। यूनानियों ने इसकी स्थापना की थी।
सिंध ने उसकी स्थापना की थी। यूनानी नाम सिंडोन है, इसका जो शब्द है वो सिंधी नाम से है, सिंडोन। फिर इसे क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। कपास का यूनानी नाम, इसका यूनानी नाम क्या भैया, महत्वपूर्ण नाम है सिंडोन। सिंडोन, इसका यूनानी नाम क्या है, सिंडोन। एक बार संपूर्ण रिवीजन देख लीजिएगा जल्दी से। 9 प्रकार की किस्म मिली है, चावल, गेहूं, जौ, तिल, खजूर, मटर, राई, तिल, कपास, ये संपूर्ण देख ली गई। एक बार किस महीने में फसल बोते थे, किस महीने में फसल की कटाई होती थी, एक बार संपूर्ण आप लिख दीजिएगा, एक बार सभी आप लिख दीजिएगा। अब देखिएगा, अब और मुख्य चीज, और मुख्य आगे चलते हैं। चावल, बाजरा, चावल और बाजरा कहां से मिला है, लोथल से मिला है। जो, तिल, जो, तिल और सरसों, जो, तिल और सरसों कहां से मिले हैं भैया, जो, तिल और सरसों कहां से मिले हैं, अरे ज्योतिषबा, ज्योतिषबा ये नहीं, बनवाली, बनवाली। चावलू क्या है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि खाना करते हैं हम भाई, खाना करते हैं तो खाना के क्या करते हैं, चबाते हैं। तो याद रखना, चावल और बाजरा हम खाते हैं, रेगुलर ही खाता है, चावल और बाजरा हम रेगुलर खाते हैं। तो चावल और बाजरा लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ भैया, अब सभी बता, लोथल गुजरात में, अहमदाबाद में। जो, तिल और सरसों बनवाली से, बनवाली को क्या कहते हैं, रईसों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बनवाली को रईसों का नगर कहते हैं, बनवाली को रईसों का नगर कहते हैं। तो भाई सरसों है, बिकता था, तिल भी बिकता था, और जो प्रमुख खाद्यान्न था। समझ में आया, ये गेहूं और जो प्रमुख खाद्यान्न थे, गेहूं और जो प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके बाद में हम नाम से हमें पता चलता है भैया, हमें नाम से पता चलता है कि लोथल गुजरात में है। और यहाँ पर क्या, चावल और बाजरा दोनों खाते हैं, चावल और बाजरा हम दोनों खाते हैं। जबकि तिल और सरसों ये हम बेचते हैं, तो हम कह सकते हैं इससे तेल वगैरह, पैसे वगैरह मिलते थे। तो हम कह सकते हैं बनावली क्या था, रईसों का नगर था। बनावली क्या था, रईसों का नगर था। अगर बनावली का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम बनावली का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार का बनावली था, इस प्रकार का बनावली बना हुआ था ये। इसके बाद में इसके चारों तरफ ये खाई बनी होती थी। इसके बाद में इसके चारों तरफ दीवार बनी होती थी। ये है बनवाली, जिसे क्या कहते हैं, रईसों का नगर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, रईसों का नगर कहते हैं। यूं ही नहीं कहते हैं जिसके अंदर जो, तिल और सरसों विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, तो कह सकते हैं ना, तो कह सकते हैं रईसों का नगर था, तो कह सकते हैं रईसों का नगर था। और हड़प्पा से क्या मिला है, गेहूं और जौ। भाई गेहूं और जौ कहां से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा से ये प्रमुख स्थलों के अंदर मिली है। कौन कौन से अनाज कहां पर मिले हैं, इसकी चर्चा हो गई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था थी कि किस प्रकार से लोग फसल बोते थे, किस महीने में बोते थे, नवंबर में बोते थे, अप्रैल में काटते थे। 9 किस्म मिली है, चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास ये थे। कपास का यूनानी नाम सिंडोन है, यहां से उसकी स्थापना हुई है। इसके बाद में हमने चर्चा की पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। हल भी मिले हैं, बनावली से खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है। बड़ा हल नहीं मिला है, तो कह सकते हैं लकड़ी के हलों का प्रयोग हुआ होगा। समझ में आया ना। कृषि, कालीबंगा से क्या मिला, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और दोहरी फसल मिली है। तो हम सभी कह सकते हैं ओवरऑल कृषि व्यवस्था मुख्य आधार थी। मुख्य आधार सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, कृषि व्यवस्था था। अब अगला हम चलते हैं पशुपालन। अब हम अगला चलते हैं पशुपालन। किस प्रकार की पशुपालन व्यवस्था थी, पशुपालन।
पशुपालन व्यवस्था कैसी थी भैया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, आपका क्या मानना है कि पशुपालन व्यवस्था कैसी रही होगी, कि पशुपालन व्यवस्था कैसी रही होगी। भाई हम कुबड़ वाले बेल का पूजा करते थे, तो क्या बेल मिला तो गाय भी मिली? नहीं मिली। गाय का एक भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले, गाय के एक भी प्रमाण नहीं मिले हैं। और बताओ किसकी पूजा करते थे वो? सांड मिला है, हाथी मिला है, हिरण मिला है, गेंडा मिला है, भैंसा मिला है, चीता मिला है। ये उनके प्रमुख पशु थे, ये प्रमुख पशु थे। पशुओं का प्रयोग क्या था? वो शिकार नहीं करते थे, मांस कम खाते थे, करते थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, तो मैंने अपने शुरुआत में बताया था सामाजिक व्यवस्था के अंदर। लेकिन मांसाहारी कम थे, शाकाहारी ज्यादा थे। कृषि क्षेत्र का प्रयोग करते थे, पशुओं का उपयोग करते थे, हल को चलाने के लिए कृषि क्षेत्र में पशुओं का उपयोग करते थे। देखो मूलतः अब इसके अंदर कौन कौन सी पशुपालन व्यवस्था थी, कौन कौन से पशु वो उपयोग करते थे। देखो पशु में बैल, गाय, भेड़, बकरी और सुअर ये प्रमुख क्या थे? ये प्रमुख पालतू पशु थे। ये प्रमुख पालतू पशु थे भैया। समझ में आया ना? बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर। गाय के चित्र या अवशेष नहीं मिले। समझ में आया ना? अवशेष नहीं मिले। और क्या भैया? और बात करते हैं, और ऊंट की बात करते हैं। अब मेरे बताओ, वहां पर ऊंट था तो बात क्यों करते हैं? अरे गधों, अरे दोस्तों, वहां पर ऊंट नहीं थे, वहां पर घोड़ा था। समझ में आया ना? घोड़ा था। तो देखिएगा भैया, घोड़े से परिचित नहीं थे। तो आप कह रहे घोड़ा था तो परिचित कैसे नहीं थे? परिचित नहीं थे। घोड़े के सुर कोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। घोड़े की अस्थियां मिली है भैया, अस्थियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशु कौन कौन से थे? बैल कौन सा था? कुबड़ वाला बेल था। गाय चित्र अवशेष नहीं मिले हैं। भेड़, बकरी, सुअर भी पालतू पशु थे। घोड़े की चर्चा करें तो ये घोड़े से परिचित नहीं थे। याद रखना, घोड़े से परिचित नहीं थे। सूर कोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले। अभी मैं कुबड़ वाले बेल का चित्र आपको बताऊंगा, किस प्रकार से उसकी इस प्रकार से कुबड़ फैली हुई थी, उसके अंदर किस प्रकार से कुबड़ थी। अब देखिएगा, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। समझ में आया ना? एक चीज पीछे रहती है, गुजरात वासी हाथी पालते थे। ये चीज नोटेट करना। देखिएगा, गाय की कोई अवशेष नहीं मिले, ये हो गया अपने, कोई अवशेष नहीं मिला है। और कुबड़ वाला बेल विशेष महत्व रखता था। ये बेल है, ये विशेष महत्व रखता था। कुबड़ वाला बेल विशेष महत्व रखता था। घोड़े से परिचित नहीं थे। सुरकोटा गुजरात के लोग हाथी पालते थे। ये समझ में आया? ये उसकी पशुपालन व्यवस्था थी।
ये किस प्रकार के लोग पशुपालन, कौन कौन से पशु थे, कौन कौन सी पशु व्यवस्था उनके अंदर थी, तो उन सारी पशु व्यवस्था की हमने बात कर ली है। अब देखिएगा, मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल कैसा दिखता था? कुबड़ वाला बैल कैसा दिखता था? हमने चित्र बना के रखा आपके लिए रखा है कि कुबड़ वाला बैल कैसा था। ये भैया था आपके कुबड़ वाले बैल। ये कुबड़ है उसकी, ये उसकी कुबड़ है, ये उसके सींग है, ये उसके सींग है। यहाँ पर ये सिंधु लिपि है, यहाँ पर ये सिंधु लिपि है। सिंधु लिपि में कुछ गालियां दी है, सिंधु लिपि में कुछ लिखा है, पता नहीं है लिखा क्या है, अपने को समझ में नहीं आई, ये पढ़ी नहीं है। ये उसकी कुबड़ थी, इतनी बड़ी कुबड़ थी भैया, देख लीजिएगा। मैं इसको देखिएगा, मैं इसको करता हूँ आपके लिए, थोड़ा बना देता हूँ कि कुबड़ किस प्रकार से थी उनकी, क्योंकि कुबड़ किस प्रकार से बनी होती थी। इस प्रकार की इतनी बड़ी कुबड़ थी, इतनी बड़ी ये कुबड़ थी। अब मेरे भाई, अब आपको पता चल गया होगा कि कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व क्यों रखता था। कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व क्यों रखता था, अब आपको लगभग समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये कुबड़ वाला बैल था, इतनी बड़ी कुबड़ थी, विशेष महत्व ये नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। ये थी कुबड़, ये क्या थी? कुबड़ थी। समझ में आया ना। चलिएगा अगला पेज, चलिएगा हम अपनी बात करते हैं पीछे। हम कहाँ थे? हम इसके अंदर थे। धार्मिक हो गया, स्वास्थ्य आर्थिक जीवन हो गया, कृषि हो गई, पशुपालन। हम पशुपालन के अंदर थे, हमें पशुपालन के अंदर थे। ये पशुपालन व्यवस्था, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। मैंने कुबड़ वाला बैल की आपको चित्र भी दिखा दी। गाय की आकृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है, ये अवशेष की जगह लिख सकते हैं आकृति युक्त, आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली, कोई मूर्ति नहीं मिली, आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली है, मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, समझ में आया। अगला पेज, आगे चलते हैं। शिल्पकला और धातु व्यवस्था की, शिल्पकला और धातु व्यवस्था देखिएगा। शिल्पकला व धातु व्यवस्था, शिल्पकला व धातु व्यवस्था, शिल्पकला व धातु व्यवस्था की चर्चा करते हैं। धातु व्यवस्था, शिल्पकला और धातु व्यवस्था। देखिएगा मेरे भाई, देखिएगा मेरे दोस्त कि शिल्पकला किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मैंने सबसे पहले लिखाया था सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में, उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं जिसके अंदर तांबा और टिन मिला होता था। तांबा प्लस में टिन से यह कांसा बनता था, तांबा और टिन से कांसा बनता था, इस कारण से कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन एक चीज लिखना, कांसे के औजार ज्यादा नहीं मिले हैं, कांसे के औजार ज्यादा नहीं मिले हैं, औजार बहुतायत में नहीं मिले हैं, बहुतायत में नहीं मिले हैं, कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिले हैं। समझ में आया? नहीं मिले हैं। तो भैया किसके मिले हैं? कांसे के औजार तो नहीं मिले हैं, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता जरूर कहते हैं। उसके अंदर कांसा उपयोग होता था, सर्वाधिक कांसे के बर्तन नहीं मिले, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तांबा और टिन से मिलाकर कांसा बनता था। लोहे से अपरिचित थे, मुख्य चीज है भैया, मुख्य चीज है। लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। आप कह रहे लोहे से अपरिचित थे, तो लोहे की खोज कब हुई है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, लोहे की खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो अंतर्जीत खेड़ा है, उसका जो वर्तमान एंटा जिला है, उत्तर प्रदेश की अंतर्जीत खेड़ा वर्तमान एंटा जिले में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है। समझ में आया? समझ में आया ना? लोहे से अपरिचित थे। हम कह सकते हैं एक बात से कि तलवार से भी अपरिचित थे, तलवार से भी अपरिचित थे, तलवार से भी अपरिचित नहीं थे। समझ में आया? शिल्पकला धातु समझ में, इतना ही है, कुछ ज्यादा फंडा नहीं है इसके अंदर। कह सकते हैं आभूषण थे भैया, आभूषण पहनते थे, लेकिन शिल्पकला और धातु में इतना ही है, धातु व्यवस्था में इतने ही है। आगे कुछ सुना है?
और कह सकते हैं भैया मर्दबांड है, और क्या कह सकते हैं, मर्दबांड है भाई। मर्दबांड, मर्दबांड कहाँ मिले हैं ये भैया, कहाँ थे, ये कुमार के चाक पर थे, कुमार के चाक पर थे, मर्दबांड कुमार के चाक पर थे, चाक पर थे। और बस मुख्य ये बात है, क्योंकि मर्दबांड क्यों बने भैया, कृषि व्यवस्था इंगित हुई तो उसके अंदर ज्यादा बनने लगी, ये तो नवपाषाण काल से शुरुआत हो गई थी बस, और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं मर्दबांड से कुमार के चाक पर काशी होगी। ओके चलिएगा आगे, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, आगे हम बात करते हैं व्यापार की, आगे हम बात करते हैं व्यापार की। व्यापार भैया, व्यापार व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से वो व्यापार करते थे, कौन सा व्यापार करते थे, कहां पर करते थे, इस आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों थे, आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों थे। अब देखिएगा विदेशी व्यापार में भाई, विदेशी व्यापार में कुछ बंदरगाह भी होंगे, कुछ किन किन सभ्यताओं से संबंध होगा, सभ्यताओं के संबंध की भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती थी, बाहर से अंदर से भेजी जाती, सभी आयातित वस्तुओं की बात करेंगे। तो चलिएगा, मैंने सबसे पहले एक चीज दिखाई थी, मुख्यतः मुख्यतः व्यापार प्रधान व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, मुख्य व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और इसके अंदर इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण हुई है भैया, साथ साथ में लिखते जाइएगा, समृद्धि भी व्यापार के कारण हुई है, समृद्धि भी व्यापार के कारण हुई है, समृद्धि भी व्यापार के कारण हुई है। दो चीज है, पॉइंट बना के लिख देना, समृद्धि किसके कारण हुई है, मुख्यतः व्यापार प्रधान सभ्यता थी, कृषि मुख्य थी, कृषि व्यापार के अंदर कृषि मुख्य थी, लेकिन मुख्य व्यापार प्रधान सभ्यता थी, मुख्यतः व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार किसके द्वारा होता था, व्यापार किसके द्वारा होता था, व्यापार हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, माध्यम से व्यापार होता था। आप कहेंगे वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय हम कह सकते हैं BARATER, बैरेटर सिस्टम, SYSTEM, बैरेटर सिस्टम, रहना होगा तो सिस्टम के नीचे रहना होगा, बैरेटर सिस्टम वही सिस्टम है भैया, उससे थोड़ा हटके सिस्टम है। वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु थी, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी। तो क्या कह सकते हैं कि धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, कि धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, कि धातु के सिक्कों का प्रयोग, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, नहीं होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ में आया अभी तक की रामायण, अभी तक की गाथा समझ में आई क्या, वस्तु विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से चल रहा था। अब देखिएगा मुख्य व्यापार प्रधान थी, मुख्य व्यापार प्रधान थी, इसके बाद में वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। अब आगे चलिएगा, हम कह सकते हैं सुमेरिया से, सुमेरियन लेखों, मिस्र की सभ्यता, वहां से व्यापार होता था। किस आधार पर कह सकते हैं, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था। किस आधार पर कह सकते हैं, कि मोहनजोदड़ो से एक मूर मिली है, कि भैया मोहनजोदड़ो से एक मूर मिली है, किसकी, देखिएगा मोहनजोदड़ो से एक मूर मिली है, मोहनजोदड़ो से मूर मिली है,
से मुहर मिली, जिस पर सुमेरियन ढंग की नाव मिली है। सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र है। सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र है। मिस्र की सभ्यता से भी व्यापार होता था। किस आधार पर कह सकते हैं भैया? मिस्र की सभ्यता से भी व्यापार होता था। हम इसका भी आधार मानते हैं, मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था। लोथल से फारस की मुहर मिली है। एक पॉइंट और लिख देना साथ में, समय कम है हमारे पास में, कि लोथल से फारस की मुहर मिली है, लोथल से फारस की मुहर मिली है। देखिएगा, सुमेरियन लेखों में मोहनजोदड़ो का एक मुहर है जिसके ठीकरे पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है, और लोथल से फारस की मुहर मिली है। कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार है यह आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार था, कि आंतरिक व विदेशी दोनों व्यापार था। आंतरिक व विदेशी दोनों व्यापार थे। अब देखिएगा, एक और चीज अपने सामने आती है कि कौन कौन से मुख्य स्थल से। एक है दिलमून, जिसका दूसरा नाम है बहरीन। एक स्थल है माकन, जिसे कहते हैं मकरान। ये प्रमुख स्थल हैं, ये प्रमुख व्यापारिक स्थल हैं। देखो, इसे क्या कहते हैं? इसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। इसे उगते हुए सूर्य का देश है। उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? इसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। विदेशी व्यापार में बिचौलिया का काम करते थे भैया। विदेशी व्यापार में बिचौलिया का काम व्यापार में आदान प्रदान करते थे। बिचौलिया का मतलब होता है आदान प्रदान, ट्रांसफर्मिंग का काम करते थे। इसे और एक नाम क्या कहते हैं? हाथियों का देश कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं भैया? हाथियों का देश कहते हैं। मुख्य देखो, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, हाथियों का देश कहते हैं। विदेशी व्यापार में आदान प्रदान, ट्रांसफर्मिंग का काम करते थे। एक और स्थल है मकरान। ये भी क्या था? ये भी एक व्यापारिक केंद्र था। अब हम बात करते हैं कौन कौन से बंदरगाह थे। बंदरगाह की बात करते हैं। बंदरगाह कौन कौन से थे? सूत्र के माध्यम से आप समझ लीजिए। अल्लो सुसुबा के माध्यम से कह सकते हैं। अल्लादिनो, लोथल, सुरकोटड़ा, सुतका गेंडोर और बालाकोट। ठीक है, समझ में आया? बालाकोट। अब देखिएगा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन सी वस्तुएं विदेशी व्यापार से, विदेशों से आयात की जाती थी। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं देखिएगा, आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं एक सीधा सा लिखते हैं, चार्ट बना देते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुएं, और इसके बाद में कल हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण।
देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा कल हम इन दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, आयात की जाने वाले वस्तुएं और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। दो टॉपिक होंगे कल, समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना धन है काफी। चलिएगा, मस्त रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी करते रहिएगा। धन्यवाद।